Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss that how the DNA of chromosome works. So let's move to the board. Lecture 6.4. So dear students, how does DNA of chromosome work? इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसको पहले आंसर करता चलूँ और होपफुली आपने उसको ढूंढने की कोशिश भी की होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल भी गया होगा, तो मैं आपको जस्ट गाइड कर देता हूँ। तो क्वेश्चन ये था डियर स्टूडेंट्स के ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जब भी सेल डिवाइड करता है या कोई भी इस तरह का मामलात होते हैं तो तब हम सेल को मदर सेल क्यों कहते हैं, और उसके बाद जब सेल डिवाइड होता है तो उसके बाद पैदा होने वाले जो न्यूली प्रोड्यूस सेल्स को डॉटर सेल्स की क्यों कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने जो बच्चे पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो दोनों पार्टनर्स में से फीमेल की रखी, मीन्स के मदर। इसी वजह से हम उस जो भी सेल जो डिवाइड होने जा रहा होता है, जिसने आगे दो सेल पैदा करने हैं, तो उसको हम मदर सेल कहते हैं। और उसके बाद जब वो सेल डिवाइड हो जाता है तो उससे जो सेल बनते हैं उनको हम डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं, उनको सन सेल्स क्यों नहीं कहते। तो उसकी रीज़न डियर स्टूडेंट्स ये है क्योंकि उन डॉटर सेल्स ने आगे जब डिवाइड करना है तो तब भी आगे उन्हीं की कैपेसिटी है। तो मदर ने डिवाइड करना है तो उससे सेल प्रोड्यूस हुए, और उनके फर्दर आगे जो डिवीजन की कैपेसिटी होती है वो भी फीमेल्स के पास ही होती है। तो इन दैट सेंस यहाँ पर कोई वो जेंडर्स का कोई इशू नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कन्वीनियंस, क्योंकि सेल डिवीजन एक सेल से दूसरे सेल का बनना या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का बन जाना, दैट इज ओनली द कैपेसिटी ऑफ द फीमेल्स। इसीलिए जो पहला सेल होता है उसको मदर के सेल कहते हैं, और उसके बाद पैदा होने वाले या न्यूली फॉर्म्ड सेल्स जो होते हैं उनको डॉटर सेल्स कहा जाता है, बिकॉज कि आगे चल के उन्होंने भी तो डिवाइड ही करना है। तो डिवाइड कौन करते हैं, यानी कि नए सेल कौन बनाते हैं, वो फीमेल्स ही बनाती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न सेल डिवीजन के अंदर या इस तरह के जब भी कुछ सेल से रेलेवेंट कोई प्रोसेस हो रहा होता है तो हम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मदर सेल एंड द डॉटर सेल्स। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पहले से मालूम भी होगा, उन्होंने पहले से इसकी रिसर्च करके रखी होगी, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ हाउ डज DNA ऑफ क्रोमोसोम वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि जो DNA है, DNA which is the abbreviation of deoxyribonucleic acid, होपफुली ये सबको पहले से पता है। आई एम श्योर अबाउट दैट, आई एम डैम श्योर के सबको इसके हवाले से पता होगा, क्योंकि दो ही तो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एक है DNA और दूसरा है RNA। DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एंड RNA स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इनके जो इसको डीऑक्सी क्यों कहते हैं और RNA को राइबोन्यूक्लिक क्यों कहते हैं, इंशाल्लाह आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो मज़ीद इसके हवाले से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स का लेना देना होता है शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर। तो वहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम कम होने की वजह से हम DNA के अंदर जो शुगर होती है, एक ऑक्सीजन एटम कम होने की वजह से उसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि हम इनको न्यूक्लिक एसिड्स ही क्यों कहते हैं? जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताता चलता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लिक एसिड्स ही क्यों कहते हैं, इनको कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया। इसके पीछे दो रीजंस हैं। Dear students, there was a scientist by the name of Frederick Meister. उसने पहली दफ़ा
जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको डिस्कवर किया, उसने क्या देखा कि सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, और सेल कौन से उसने देखे, दो सेल्स, एक ह्यूमन सेल्स यानी कि ह्यूमन सोमैटिक सेल्स की बात हो रही है यहां पर, और दूसरे द स्पर्म सेल्स ऑफ फिश। इनको जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उसने क्या देखा कि इनके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, सेल के सेंटर में हमेशा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर वाइट कलर का कोई थ्रेड लाइक उसको मटेरियल नजर आया। और इस वाइट कलर का जो थ्रेड लाइक मटेरियल नजर आया, उसने इसको नाम दिया, ही नेम्ड हिम एज न्यूक्लिन। उसको न्यूक्लिन का नाम दिया, चूंकि ये न्यूक्लियस के अंदर था वो वाइट कलर का थ्रेड लाइक मटेरियल। और जब उसकी केमिस्ट्री को स्टडी किया गया तो पता चला कि इसकी जो नेचर है, इट्स नेचर इज एसिडिक। नेचर एसिडिक क्यों है? क्योंकि डीएनए के अंदर देयर इज प्रेजेंट एन एसिड, जिसकी वजह से वो बिहेव करता है एज एन एसिड। तो नेचर इसकी एसिडिक है और पाया कहां पर जा रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। सो दैट इज व्हाई इट वाज टर्म्ड एज न्यूक्लियक। न्यूक्लियक मीन्स प्रेजेंट द न्यूक्लियस एंड एसिड मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर। और इसमें बस दो ही तरह के न्यूक्लिक एसिड्स जो डिस्कवर किए गए, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि ये जो डीएनए है जो क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद है, ये काम कैसे करता है, किस तरह से अपने जो फंक्शंस है परफॉर्म कर रहा होता है। तो पहली बात ये स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेरिडिटरी मटेरियल। इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं और हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल इनहेरिटेंस है, विरासत में जिसे कहा जाता है इनहेरिटेंस, चूँकि ये पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स में कन्वर्ट होता है। इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, इस वजह से इसको हेरिडिटरी कहा जाता है। और चूँकि इसके ऊपर मौजूद होते हैं जीन्स, इस वजह से इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं डीएनए को। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डीएनए है इसकी सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो सेंट्रल है। सेंट्रल इंपॉर्टेंस समझते हैं, यानी कि मेजर इंपॉर्टेंस इस डीएनए की होती है। ये डीएनए जो है, इट हैज द इंस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर वो इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं which control all the functions, all means all the functions of a cell। सेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, किसी भी तरह का प्रोसेस हो रहा है, उसको मेन कंट्रोल करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज डीएनए। यानी मेजर रोल है, ये बेसिक है जिसने पूरे सेल को कंट्रोल करना है कि किस वक्त क्या चीज़ चाहिए, कि कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, इसको सेल से बाहर भेजो वगैरह वगैरह, एवरीथिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये किस तरह से जो है ये आगे काम करेगा, ये इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दीज इंस्ट्रक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल में होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो आपको बताता चलता हूँ। हमने कल जो है इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसकी डीएनए के हवाले से कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात की थी, जिसमें जब मैंने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल उसका आपको स्टडी करवाया था, तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ किए थे। उसमें 3 स्ट्रक्चर ऐसे थे जो कि कॉमन थे, जो पूरे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर मौजूद थे। एक उसमें मौजूद था फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा उसमें मौजूद था शुगर, और तीसरी चीज डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको पता है, हमने ड्रॉ भी किया था स्ट्रक्चर, दैट इज नाइट्रोजनस बेस।
ये तीनों चीजें कलेक्टिवली कहलाती हैं न्यूक्लियोटाइड। और हमने डीएनए को डिफाइन भी इस तरह से किया था, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। दो स्ट्रैंड्स होती हैं और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बन रही होती हैं, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं डीएनए के ऊपर, यानी कि जो पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, वो किस जरिए से कर रहा है? बाय द न्यूक्लियोटाइड्स। इसके ऊपर मौजूद है न्यूक्लियोटाइड्स, और उन न्यूक्लियोटाइड्स की जो अरेंजमेंट है वो इतनी क्रिटिकल होती है कि वो मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स बनवाने में काम आ रही होती है, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाने में काम आ रही होती है। मीन्स कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होती हैं, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस present on DNA is responsible for the production of specific proteins। मखसूस किस्म की प्रोटीन्स बनवाई जाती हैं उन इंस्ट्रक्शंस की मदद से, और वो इंस्ट्रक्शन किस शक्ल के अंदर हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, अब जो प्रोटीन्स बन रही हैं ये आगे दो तरह की हो सकती हैं। हमारी बॉडी में जो डीएनए प्रोटीन्स बनवाता है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, दे हैव स्ट्रक्चरल रोल, और कुछ जो ऐसी होती हैं दे हैव गॉट फंक्शनल रोल। मीन्स के कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्टअप करने में मदद दे रही होती हैं, और कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं जो इस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बनती हैं, दे पोज अ फंक्शनल रोल इन आवर बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा पिछले क्लासेस के अंदर कि हमारी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, और सेल जो है उसमें आपने पढ़े थे कुछ स्ट्रक्चर्स, लाइक सेल मेम्ब्रेन सबसे ऊपर मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके अलावा यहां पर साइटोप्लाज्म, और फिर उसके अलावा यहां पर था साइटोस्केलेटन। ऑल दीज थिंग्स यू वर टॉट इन chapter number 4 in grade 9, cytoskeleton and cell wall। और इसके अलावा, इन चीजों के अलावा, there were another things which we called as the cell organelles, जिसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इस तरह करके आपने बहुत सारे इसमें ऑर्गेनल्स पढ़े थे। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन का जब आपने स्ट्रक्चर देखा था, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें आपने क्या देखा था कि देयर इज अ लिपिड बाइलेयर एंड इन विच द प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। यस डियर स्टूडेंट्स, तो इसके स्ट्रक्चर में इस तरह से देयर वाज अ लिपिड बाइलेयर, और उसके दरमियान में मौजूद थी एम्बेडेड सम प्रोटीन्स। तो ये एक छोटा सा यूनिट उसका ड्रॉ किया सेल मेम्ब्रेन का। दिस इज प्रोटीन एंड दिस इज लिपिड बाइलेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ आवर सेल, और सेल से मिलकर बन रही है हमारी पूरी की पूरी बॉडी। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर बना रही है सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ स्ट्रक्चर। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने उसमें न्यूक्लियस के अंदर देखा कि डीएनए है, डीएनए के अंदर भी प्रोटीन्स हैं। कौन सी प्रोटीन्स? जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, दैट आर द हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन भी प्रोटीन्स हैं,
वहां पर उनका रोल क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग द डीएनए विद फंक्शन, वो फंक्शनल रोल प्ले कर रही हैं। इसी तरह से फंक्शनल प्रोटीन्स के अंदर सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ी थी, दैट वाज इन द चैप्टर नंबर 6 इन द ग्रेड 9, एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं, दे आर द फंक्शनल प्रोटीन्स एंड दे कैरी आउट द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रही हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और वी कैन से द बायोकेमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे आर कैटलाइज्ड बाय दिस फंक्शनल प्रोटीन्स। इसी तरह से एंटीबॉडीज पढ़ी आपने प्रीवियस गेट में। दीज आर ऑल्सो प्रोटीन्स विच आर फॉर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये भी फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। एंटीबॉडीज होती हैं बाहर से आने वाले किसी भी पैथोजन को, कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगस हो, तो उनको किल कर देती हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल बताता चलूं। हमने इसी क्लास के अंदर हमने पढ़े थे हार्मोन्स, जो कि मुख्तलिफ तरह के क्या परफॉर्म कर रहे थे? फंक्शंस। सो हार्मोन्स दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट की फंक्शनल प्रोटीन्स की। ये प्रोटीन्स कहाँ से बन रही हैं? दे आर मेड फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो कहाँ पे है? दैट इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए। तो ये मैं आपको इनडायरेक्टली इसका सारा का सारा रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ डज डीएनए ऑफ अ क्रोमोसोम वर्क। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की भी एग्जांपल देता चलता हूँ आपको। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में लाइक आवर मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स दे आर प्रोटीन्स। किससे बनते हैं? आपने प्रीवियस गेट में पढ़ा था, माइक्रोट्यूब्यूल्स एज वेल एज माइक्रोफिलामेंट्स, जिसमें आपने पढ़ा था एक्टिन एंड मायोसिन। सो दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, हमारे मसल्स के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आवर स्किन, इट इज अ प्रोटीन, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, नेल्स, हेयर्स, ऑल दीज आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रक्चरल रोल किस तरह से प्ले होगा और फंक्शनल रोल किस तरह से प्ले होगा। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इसकी प्रोटीन्स की सिंथेसिस की तरफ, के डीएनए प्रोटीन्स बनवाएगा कैसे। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, दैट इज कोटेड एज सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल, अभी मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले आपसे ये वर्ड शेयर किया था, सेंट्रल। सेंट्रल इन द सेंस इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से, कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हम उसको सेंट्रल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लाइक सेंट्रल लाइब्रेरी, वो पूरे शहर में जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है उसको सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल जेल, या फिर इसी तरह से जो सेंट्रल एरियाज, सेंट्रल एरियाज। तो जहाँ पर भी सेंट्रल का वर्ड आ गया तो मीन्स कि ये उसकी अहमियत बड़े पैमाने पर होगी। डॉगमा, डॉगमा कहते हैं लॉ को, कानून को। डीएनए से डियर स्टूडेंट्स जितनी भी प्रोटीन्स बनने वाली हैं, इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फॉलो द सेम मैकेनिज्म। एक ही मैकेनिज्म को फॉलो किया जाएगा इसमें, चाहे वो यूकैरियोट हों चाहे वो प्रोकैरियोट हों। बैक्टीरिया और द फंजाई और एनिमल्स और प्लांट्स और प्रोटोजोन्स और एल्गी और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर प्रोटीन बनने का अमल एक जैसा होगा। किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें प्रोटीन बनने का जो अमल है वो एक जैसा है, इसलिए इसे कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। और वो किस तरह से बनेगा? इट हैज गॉट 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स में बनता है डियर स्टूडेंट्स। पहला स्टेप कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन
और दूसरा स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को इनको मजीद डिटेल में जाने से पहले आपको प्रोटीन्स के हवाले से एक और इंफॉर्मेशन देता चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ, किससे बनती है डियर स्टूडेंट्स? इनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? यस, दैट इज एमाइनो एसिड्स। दे आर मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स। और एमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है या उसकी जो तादाद है, ये कौन जो है उसको कैरी करेगा? दैट इज कैरिड बाय द डीएनए। डीएनए के ऊपर मौजूद होगी इसकी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वो किस तरह से डियर स्टूडेंट्स? सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सेल। लेट्स सपोज दिस इज अ सेल। और सेल के अंदर मौजूद है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है क्रोमोसोम। हियर इज क्रोमोसोम। सो डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम के हमने डिटेल पढ़ी थी। क्रोमोसोम एक्चुअली कहां से बनता है? इट इज फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड द हिस्टोन प्रोटीन्स। सो माय पॉइंट इज डीएनए। तो यहां पर मौजूद है डीएनए, इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है डीएनए। लेट्स सपोज कि मुझे एक एंजाइम बनवाना है। एंजाइम जो है एक फंक्शनल प्रोटीन है और उसका जो सीक्वेंस है वो सिर्फ इस जगह के ऊपर मौजूद है, यहां से लेकर और यहां तक। डीएनए के इतने पोर्शन, इस क्रोमोसोम के इतने पोर्शन के ऊपर उसका सीक्वेंस मौजूद है। उस एंजाइम का स्पेसिफिक कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम हो सकता है। इट मे बी एमाइलेज, इट मे बी प्रोटीएज, इट मे बी लाइपेज, एनी काइंड ऑफ एंजाइम। सो वी आर जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल। तो होगा क्या कि इस सीक्वेंस को, जो कि एक मखसूस प्रोटीन बनवा रहा है, इसको कॉपी करवाया जाएगा, इसका ट्रांसक्रिप्ट निकलवाया जाएगा इस क्रोमोसोम के अंदर मौजूद डीएनए से। So what will happen? There will be the formation of messenger RNA. मैसेंजर आरएनए बनवाया जाएगा और उसके ऊपर इसका कोड मौजूद होगा इस तरह से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपने नोट किया डियर स्टूडेंट्स कि मैंने ये 3 3 का सीक्वेंस बनाया है। ये जो 3 3 का सीक्वेंस है, एक्चुअली दिस वन, ये जो 3 का सीक्वेंस आ रहा है मैसेंजर आरएनए के ऊपर 1 2 3, दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियोटाइड कोड। ये न्यूक्लियोटाइड कोड है किसके लिए? फॉर अ स्पेसिफिक एमाइनो एसिड। तो यहां से आपने डियर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखनी है कि डीएनए के ऊपर जो एमाइनो एसिड्स का जो कोड है, क्योंकि एमाइनो एसिड से बननी है प्रोटीन और उसका कोड कहां पर है? एमाइनो एसिड्स का डीएनए के ऊपर। तो डीएनए के ऊपर उसका जो कोड होगा वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल में होगा। मींस कि 3 न्यूक्लियोटाइड कोड इज इक्वल टू 1 एमाइनो एसिड। एक एमाइनो एसिड के लिए वो 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड है। तो ये इसके ऊपर इस तरह से उसका तरतीब बना दी जाएगी। उसका सीक्वेंस जो भी है, जिस तरह की वो प्रोटीन है, जिस तरह का वो एंजाइम है, उसके ऊपर एक मखसूस सीक्वेंस होगा। उसी सीक्वेंस के हिसाब से यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दिया जाएगा। अब ये मैसेंजर आरएनए बन गया। तो डीएनए से, सो दिस इज आवर डीएनए, और डीएनए से क्या बनवाया गया? मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन कहां से है? ट्रांसक्रिप्ट से है। और ट्रांसक्रिप्ट का क्या मतलब होता है? कॉपी। ट्रांसक्रिप्ट मीन्स कॉपी एंड शन मीन्स इट इज अ प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें उस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की कॉपी की जाएगी जो रिस्पॉन्सिबल है एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। क्लियर? अब जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए, आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड।
3 तरह के डियर स्टूडेंट्स आरएनए होते हैं. आरएनए इज ऑफ 3 टाइप्स: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड द राइबोसोमल आरएनए. ये तीनों मिलकर प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं. तो इस मैसेंजर आरएनए, इसके नाम पर गौर करें. मैसेंजर, ये मैसेज लेके आ रहा है. किस चीज का मैसेज लेके आ रहा है? उस स्पेसिफिक प्रोटीन का. किसकी शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोड. और वो ट्रिपलेट कोड किसके लिए? एक ट्रिपलेट कोड है फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड. तो ये प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन. सिर्फ जीन में से उसको कॉपी किया गया. इसकी एक और सादा सी मिसाल दो. लेट्स सपोज कि आपके पास बायोलॉजी की बुक है, उसमें हमारे पास ये फला चैप्टर्स मौजूद हैं. अब मुझे उसमें से चाहिए चैप्टर नंबर 15, टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए. तो बजाय इसके कि मैं उसकी पूरी की पूरी बुक को कॉपी करवाऊं, जिसका मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं क्या करूंगा कि मैं सिर्फ वो स्पेसिफिक पेज को खोलूंगा और सिर्फ उतने ही पोर्शन को कॉपी करवा लूंगा. एग्जैक्टली इज दिस व्हाट हैपेंस इन द डीएनए. डीएनए क्या है? इट्स अ बुक. इसके पास वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है, पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं कि इससे कौन कौन सी क्या क्या प्रोटीन्स बनने वाली है. तो उस डीएनए में से सिर्फ उस हिस्से को खोला जाएगा जिसके ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोटीन जिसकी जरूरत है सेल को, वो बनवाने के लिए. तो वो हिस्सा खुला, उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था उसको कॉपी किया, फिर डीएनए को दोबारा बंद किया और वो मैसेंजर आरएनए की शक्ल में बाहर आ गया. अभी ये सारा कुछ हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक और चीज भी अपने ध्यान में रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहां पर हुआ? इट अकर्स इन द न्यूक्लियस. अब जैसे मैसेंजर आरएनए यहां से बना, तो आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियर पोर्स. दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स. अब ये मैसेंजर आरएनए क्या होगा? इस न्यूक्लियर पोर में से होता हुआ पहुंचेगा साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में पहुंच गया. सो हियर इज द मैसेंजर आरएनए. साइटोप्लाज्म के अंदर अब मौजूद हैं राइबोसोम्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स. और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या था? आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा, बहुत ज्यादा दफा इसको बार बार डिटेल इसकी पढ़ी आपने, कि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब कि प्रोटीन बनाता है, लेकिन वो किस तरह से बनाता है? वो डियर स्टूडेंट इस तरह से बनाएगा कि राइबोसोम आकर इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाएगा और वो 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पढ़ना शुरू कर देगा. और फिर इसी के नतीजे में क्या होगा? ये इसने पहला कोड पढ़ा तो ये अमीनो एसिड आ गया, दूसरा कोड पढ़ा उसका दूसरा अमीनो एसिड आ गया. ऑन एंड ऑन अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे, अल्टीमेटली मेकिंग अ polypeptide chain. This is called as polypeptide chain. और ये polypeptide chain क्या है? This is a protein. तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये होगी. अब राइबोसोम ने क्या किया है? इस मैसेंजर आरएनए के साथ क्या किया कि इसके ऊपर जो कोड आया था, जो ट्रांसक्रिप्ट आया था, उसको किया ट्रांसलेट. उसको पढ़ा और अमीनो एसिड मंगा लिया, अगले का पढ़ा फिर अगला अमीनो एसिड मंगवा लिया. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स. ट्रांसलेशन, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच polypeptide chain is made by ribosomes. राइबोसोम्स क्या करते हैं? उसको रीड करते जाते हैं और अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते चले जाते हैं. तो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन. और इसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस, इसको मैं यहां पर डिफाइन करने वाला हूं ट्रांसक्रिप्शन को. इन विच an RNA copy is made from DNA encoding a gene or protein
सो दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर एक और छोटी सी आपको इसी को एक्सप्लेन करता चलूं। दिस इज डीएनए, दिस इज आवर डीएनए। तो डीएनए से पहले क्या बना? मैसेंजर आरएनए। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। The formation of messenger RNA from DNA, it is also called as transcription, and from messenger RNA, the formation of protein. This is called as translation. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके अंदर इसी कानून के तहत, इसी प्रोसेस के तहत जो है वो प्रोटीन्स सिंथेसाइज करवाई जाएगी। और करवा कौन रहा है? डीएनए। तो ज़रा इसको ज़रा रिव्यू लीजिए। डीएनए जो है ये पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। किस तरह से? क्योंकि इसके ऊपर वो तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर ज़रूरत है, किस वक्त ज़रूरत है। वो इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब उस इंस्ट्रक्शन को कॉपी करवाने के लिए सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनवाया जाएगा थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उसको रीड करवाया जाएगा थ्रू द राइबोसोम्स व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, और उससे बनेगी फिर एक स्पेसिफिक प्रोटीन। और उस हर प्रोटीन का एक अपना सीक्वेंस है अमीनो एसिड का। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में मजीद इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा, और इन प्रोटीन्स की जो स्पेसिफिसिटी है उसको भी मैं साथ में डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर को भी हम कवर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये डिफरेंस याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है। और ट्रांसलेट करेगा कौन मैसेंजर आरएनए को? वो राइबोसोम्स करेंगे। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।